इनके संसदीय कार्यकाल में आप एक भी ऐसा विकास कार्य बता दीजिए जो जनता के हित के लिए हुआ हो। आरजेडी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, कल आरजेडी से लड़ रहे थे। हाँ। और आज आरजेडी के लिए लड़ रहे हैं। तो 50 करोड़ इन्होंने पाटलिपुत्रा लोकसभा में कहां विकास किया? जो भी चीज खरीदते हैं उससे जो जीएसटी लगता है, उससे जो एसजीएसटी लगता है, इन पैसों से जो पैसा इकट्ठा होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास, और इनको सांसद निधि माध्यम से दिया जाता है कि आप जाइए और क्षेत्र में विकास करिए, उन पैसों का इन्होंने किया क्या? नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं पल्लवी रंजन। आपको बताया कि अभी कुछ दिन बाद हमारे बिहार में लोकसभा का चुनाव है और उसी बीच में अभी पाटलिपुत्रा सीट से हमारे बीच पुष्कर नारायण जी राष्ट्रीय जनजन पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं और भूमिहारों का देखें तो अपना विक्रम, पाली, मनेर के क्षेत्र में भूमिहारों की जो जनसंख्या है वो काफी है। उसी बीच में यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से रामकृपाल यादव जी भी हैं, आरजेडी से मीसा भारती जी भी हैं। इसी बीच में पुष्कर जी, किस तरीके से आप चुनाव लड़ पाएंगे? दो दिग्गज नेता हैं, काफी समय से वो लोग राजनीति में हैं और काफी रामकृपाल यादव जी के बारे में देखा जाए तो वो जिस टाइम पटना साहिब और पाटलिपुत्रा एक ही हुआ करता था उस टाइम से भी वो सांसद हैं। पहले वो राजद में थे, फिर भाजपा में, अभी मीसा भारती वहां से लड़ी। आप इन बीच में कैसे सीट निकाल पाएंगे? देखिए, मूलतः जो बात है कि जनता तय करती है कि कौन दिग्गज नेता है। हम जनता के बीच जाएंगे और ऐसा नहीं है कि मैं आज चुनाव आया है तो समाज के बीच में चुनावी मेढक की तरह जा रहा हूं। हम आपके निष्कर्ष भारत जो न्यूज है उसके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि जो लोग अगर हमारे कार्यों को देखना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है पुष्कर नारायण सिंह नाम से, एक बार वो स्क्रॉल कर करके, और 1-2 महीने नहीं 10 साल का उस पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कार्य किया है। और हम तो मानते हैं कि पाटलिपुत्रा में हम तो आरजेडी से ही लड़ रहे हैं। कल भी आरजेडी से लड़ रहे थे और आज आरजेडी के लिए लड़ रहे हैं। आरजेडी के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, कल आरजेडी से लड़ रहे थे। हाँ। और आज आरजेडी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे कि देखिए, यही रामकृपाल यादव जी हैं जो वर्तमान सांसद हैं। जब लालू जी का शासनकाल हुआ करता था, जिसको लोग जंगल राज, महाजंगल राज कहते हैं, उस समय पाटलिपुत्रा और जो भी पटना साहिब है दोनों को मिलाकर के एक ही हुआ करता था पटना लोकसभा क्षेत्र। उस समय के सांसद तो रामकृपाल जी ही थे ना जी। तो उस समय जब सीपी ठाकुर जी रहते थे तो हम लोग सीपी ठाकुर जी के लिए खड़ा होकर के रामकृपाल यादव जी से लड़ते थे। अच्छा। कि ये चुनाव न जीते और सीपी ठाकुर जी जीते। ये तब की बात है। और अब फिर हम लोग लड़ रहे हैं कि भाई रामकृपाल जी ही जीते। आज हम लोग लड़ रहे हैं मीसा भारती जी से कि मीसा भारती ना आवे और रामकृपाल जी जीते। तो कल रामकृपाल जी से लड़ रहे थे और आज रामकृपाल जी के लिए लड़ रहे हैं। और देखिए, जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव मुद्दा पर लड़ा जाता है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि रामकृपाल जी का 20 साल का संसदीय कार्यकाल रहा है इस क्षेत्रों में। तो हम थोड़ा सा भाई विकास की बात करते हैं, क्योंकि ये उस पार्टी से आते हैं जहां पर विकास का बात होता है। तो विकास का बात तो होना चाहिए। अगर विकास की बात नहीं होती है तो कहीं ना कहीं पाटलिपुत्रा के जनता के साथ नाइंसाफी होगी। आपने छोड़ दीजिए, हम आरजेडी का शासनकाल छोड़ देते हैं। हम ये 2 बार, जब ये 2014 में आरजेडी से इस्तीफा दिए और भाजपा ज्वाइन किए और अब तक ये सांसद रहे, तो 2014 से लेकर के और 2024 का अब लोकसभा
आने वाला है। तो लगभग 2 टर्म रहा, 2 टर्म में इनके 2 संसदीय कार्यकाल में लगभग जो हमको अनुमान है कि इनको कितना भी कम तो जनता के विकास के लिए लगभग 10 करोड़ रुपया तो मिला होगा, उम्मीदन हम जताते हैं। हो सकता है उससे ज्यादा भी मिला हो, हमारे पास कोई कंक्रीट डाटा नहीं है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि इनको लगभग जो सांसद निधि होता है वो नहीं, मैं गलत हूं, एक सांसद निधि का 1 साल का लगभग 5 करोड़ का होता है, तो 5 साल में 25 करोड़, तो 2 टर्म में 50 करोड़, तो 50 करोड़ इन्होंने पाटलिपुत्रा लोकसभा में कहां विकास किया? यह पैसा इनके घर का पैसा नहीं था, ये जो पैसा इनको मिला था जनता के जो टैक्स के रूप में देते हैं, जो 1 रुपया के सलाई से लेकर करके और करोड़ों का जो हम लोग जो भी चीज खरीदते हैं उससे जो जीएसटी लगता है, उससे जो एसजीएसटी लगता है, इन पैसों से जो पैसा इकट्ठा होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास और इनको सांसद निधि माध्यम से दिया जाता है कि आप जाइए और क्षेत्र में विकास करिए, उन पैसों का इन्होंने किया क्या है ये भाई बतावेंगे ना जनता के बीच जाकर करके, कि सिर्फ पार्टी के नाम पर हम लोग वोट करते रहे? नहीं तो रामकृपाल यादव जी लगातार कह रहे हैं हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में रहते हैं, जनता के लिए हम खड़े रहते हैं। अब विकास जाके देखिए। हम तो वही तो विकास की ही बात कर रहे हैं ना भाई, कौन सी विकास आप की है? इनके संसदीय कार्यकाल में आप एक भी ऐसा विकास कार्य बता दीजिए जो जनता के हित के लिए हुआ हो। आप एक ऐसा हॉस्पिटल बताइए जो इनके विकास निधि से बना हो, एक ऐसा आप कोई शिक्षण संस्थान डिग्री कॉलेज बताइए जो सांसद विकास निधि से बना हो, एक ऐसा स्टेडियम बनाइए जहां पर बच्चों अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए जो खेल कूद में अपना रुचि रखते हैं उनको खेलने के लिए इस संसदीय क्षेत्र में इनके द्वारा बनवाया गया है, तो आप सुनने पाइएगा। ये तो सिर्फ ये लोग जो हैं एक ही चीज पर अभी राजनीति कर रहे हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे ठीक है भाई, मोदी जी हैं, लेकिन आप अपना विकास तो करिएगा ना, आप अपना विकास निधि बताइएगा ना। आज से लगभग 10 साल पहले जब लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय रेलवे लाइन पास हुआ था बिहटा से औरंगाबाद। क्या हुआ? आपको विक्रम में सबसे बड़ा चीज है ट्रामा सेंटर। जो लोग, बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले आप सुने होंगे कि गोरखरी सरवा बसारा मोड़ के पास एक्सीडेंट हो जाता है। एक ही परिवार के 3-4 लोग थे जिसमें एक व्यक्ति मर भी जाते हैं। उसमें उनको ट्रामा सेंटर पे उठाया जाता है और ट्रामा सेंटर से उनको तुरंत पटना रेफर कर दिया जाता है। मतलब पटना के नजदीक एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है विक्रम पालीगंज में जहां पर किसी को अगर इमरजेंसी पड़े और उसके जान पर बीत रहा हो और उसका इलाज वहां पर हो सके। तो क्या आप इसी दिन के लिए आपको सांसद बनाया गया था? आपको इसी दिन के लिए बनाया गया था ट्रॉमा सेंटर का तो रिपोर्ट हमने दिखाया था जनता को अभी 1 हफ्ता पहले ही कि ट्रॉमा सेंटर का क्या काम है। विक्रम की अगर बात करें तो विक्रम में बहुत ट्रॉमा सेंटर हो गया, फिर डाक बंगला हो गया, ये सब की स्थिति आप सुधारेंगे? क्योंकि रामकृपाल यादव जी के बारे में बिल्कुल, देखिए हम तो कह ही रहे हैं कि इनके संसदीय कार्यकाल में कुछ हुआ ही नहीं है। लोग हम रामकृपाल जी पर बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि आप रामकृपाल जी पर काहे हावी हैं। तो ये रामकृपाल जी ही ना यहाँ के सांसद रहे हैं। जो सत्ता में रहता है उसी से न पूछा जाता है। मिशा जी चुनाव जीतवे ने किए हैं तो उनसे हम क्या पूछे कि भाई आपका फंड का क्या हुआ? जिसको फंड मिलेगा उसी से न पूछेंगे। डाक बंगला जो है, जो आपने कुछ दिन पहले वहां जाकर रिपोर्टिंग भी किया था, मैंने देखा था सोशल मीडिया से, वहां का स्थिति डाक बंगला बना भूत बंगला हो गया है। विक्रम का जितना कबाड़ खाना है, विक्रम का जितना सड़ा गला सब्जी है, वहां पर फेंका जाता है डाक बंगला में। जब कब वहां पर कभी खदेरन बाबू का चौपाल लगा हुआ करता था, जो भी गरीब गुरबा तबका के लोग रहते थे उनके शादी ब्याह अन्य जो फंक्शन होता था उसमें उसका लोग इस्तेमाल करता था, तो आम जनता ही न करता था। उसके बगल में चल जाइए डाक बंगला के पीछे विक्रम में आपको पार्वती उच्च विद्यालय का ग्राउंड है, वहां पर बच्चे दौड़ते हैं जो मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, जो अन्य जगहों पर जो खेल कूद प्रतियोगिता होता है उसमें जाने की जो लोग तैयारी करते हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। न आपको वहां पर लाइट मिलेगा, न वहां पर कोई व्यवस्था मिलेगा जो छात्रों को, जो
आर्मी के दौर में या खेल कूद में जो मूलभूत सुविधाएं होती है, मरहूम हो गया है क्षेत्र वहां का। किसान का बात ले लीजिए, यही रामकृपाल जी थे जब यहाँ पर नीतीश कुमार जी के साथ जब आरजेडी का गठबंधन था तो ये लोग विक्रम चौक पर और पूरा पटना जिला को किसान के मुद्दे पर बंद करने का काम किए थे। और जब सरकार आ गया तो ये लोग कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जब आरजेडी का और नीतीश कुमार जी का गठबंधन था तो ट्रामा सेंटर के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें रामकृपाल जी जाते हैं और कहते हैं कि नहीं इसको बनना चाहिए भैया। तो अब किस बात की देरी है? आप बिहार में भी बैठे हुए हैं, आपके बिहार में आपके जिम्मे है स्वास्थ्य मंत्रालय, आपके केंद्र में सरकार है, आपके जिम्मे है स्वास्थ्य मंत्रालय, तो अब कब तैयार करिएगा? तो रामकृपाल जी का कोई मानसिकता ही नहीं है इस क्षेत्र के लिए। और हम तो कहते हैं कि रामकृपाल जी को लोग पहचानते ही नहीं है। रामकृपाल जी कौन है? ये युवाओं को जानना चाहिए कि आखिर रामकृपाल जी कौन है। जिस जंगल राज को हम लोग कहते हैं ना, उस जंगल राज के मठाधीश अगर लालू यादव हुआ करते थे, उस लालू यादव के आतंक के युवराज अगर कोई था तो रामकृपाल यादव जी जैसे लोग थे। इनके आतंक से तो पूरा पटना से लेकर के पालीगंज पूरा बिहार अगर कोई आतंकित रहता था तो वो रामकृपाल यादव ही जैसे लोग थे। जो लालू जी अपने आतंक गतिविधियों का संचालन अगर किसी से करवाते थे तो यही रामकृपाल यादव जी हैं। जो आज यह खास समाज में भूमिहार की बात करता हूं, क्योंकि देखिए हम भूमिहार से जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी का शोषण करते हैं, ये बात ही नहीं है। ये तो दुष्प्रचार लोग करता है कि शोषण करते हैं, लेकिन हम जिस जात में हैं वो नर नहीं पशु समान है जिसको जाति का अभिमान है। हम भूमिहार जाति के हैं, हमको अभिमान है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और भूमिहार जाति के नाम से ही चुनाव मैदान में आए हैं, इसमें भी कहीं कोई किसी प्रकार का किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो आपके सपोर्ट में है, क्यों नहीं रहेंगे? हम तो वही आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये वही रामकृपाल यादव जी है, पल्लवी जी, जिन्होंने आपको जब सीपी ठाकुर जी भाजपा से चुनाव लड़ते थे तब हजारों सीपी ठाकुर जी भाजपा से चुनाव लड़ते थे, कांग्रेस से नहीं भाजपा से लड़ते थे। उधर से उनको मिला था, पहले कांग्रेस से थे लेकिन फिर भाजपा से जब लड़ते थे तो क्योंकि अगर कांग्रेस से रहते तो उससे भी तो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था। तो ये जब भाजपा से डॉक्टर सीपी ठाकुर जी लड़ते थे और आरजेडी से रामकृपाल जी थे, उस समय हजारों भूमिहार नवयुवकों पर इन्होंने केस करवाने का काम किया। हजारों ऐसे घटना है, मैं सारे चीज का उद्भेदन करूंगा। रामकृपाल जी हवा में मत रहिए, आपको जवाब देना पड़ेगा कि जिस भूमिहार समाज पर आपने बिजली की तरह टूट के गिरा था और जिस प्रकार से थाना में बैठ कर के भूमिहारों पर आपने केस करवाने का काम किया था, उस सारा लिस्ट मैं न्यूज चैनल के सामने रखूंगा। घबराइए नहीं, इस बार जो है आपका राह इतना आसान नहीं होगा। चारा घोटाले में भी आप जैसे लोगों का योगदान है। स्कैम फॉर जॉब जो आज लालू जी फंसे हुए हैं, उसमें भी आप जो है ना बहुत सारा जमीन दिलवा करके लोगों का नौकरी दिलवाया है। लेकिन आप चतुर व्यक्ति हैं कि जैसे ही देखे कि सत्ता आपके हाथों से खसक रहा है यूपीए के, तो आप चल गए भाजपा में, क्योंकि भाजपा तो भाई अभी वर्तमान परिस्थिति की सबसे बड़ी वॉशिंग पाउडर है जो राजनीतिक कलंक को धोने का काम कर रहा है। सर आप भी तो भाजपा में थे। भाजपा में थे, उसकी गलत नीतियों के कारण मैंने 2017 में ही छोड़ दिया। मैंने 2017 में ही भाजपा के जो गलत नीति हुआ SC/ST एक्ट, जो दीपक मिश्रा जी ने एक फैसला दिया था कि भाई किसी पर भी अगर SC/ST एक्ट लगता है तो पहले जांच होगा, फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। तो कौन सा गलत नीति था? एक उग्रवादी भी पकड़ा जाता है, आतंकवादी भी ना, तो उस पर जांच होता है तब जाकर के उसको जेल बैठाया जाता है। लेकिन आप पर अगर SC/ST एक्ट लग गया तो पहले जेल होगा, तब जांच आप पर होगा और तब आपको कुछ होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत सारा इस तरीके के गंभीर आरोप हैं रामकृपाल जी पर, जो मैं जनता के बीच जाऊंगा, मैं जनता के बीच जाकर के बताने का काम करूंगा कि पूछिए इनसे, पूछिए कि आखिर कौन सी दुश्मनी भूमिहार समाज के साथ रामकृपाल जी का था।
हमको तो पता चला है कि गोली भी चलवाए हैं, गोली भी लगा है लोगों को, और बहुत सारे जो जातीय नरसंहार हुए। एक हम सोशल मीडिया पर अपने पेज से लाइव आए हुए थे, तो एक सज्जन पुरुष है, बहुत हाईकोर्ट के वकील है, उन्होंने हमारे जो लाइव आए थे ना उसमें कमेंट डाला है कि हैबसपुर गोना में नरसंहार हुआ था, उस समय ये डीएसपी और एसपी के साथ बैठ कर करके और काब गांव के सैकड़ों उस समय के नवयुवक और बुजुर्गों पर इन्होंने एफआईआर करवाने का काम किया। उस समय काब गांव जो है बहुत बड़ा गांव है, विक्रम विधानसभा में, विक्रम नहीं पालीगंज विधानसभा में बहुत बड़ा गांव है, पटना जिला का सबसे बड़ा वोटर का वो गांव है। उस समय वो गांव खाली हो गया था, कोई नौजवान नहीं थे, कोई वहां पर नहीं थे। तो ये आतंक का पर्याय, आतंक को पूरे बिहार में संचालित करने वाले लालू जी के हनुमान अगर कोई थे, जंगल राज के युवराज कोई थे, तो ये राम और श्याम जैसे लोग ही थे, कोई दूसरा नहीं था। इस प्रकार के क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति को जो अपराध का संचालन करवाता हो, भाई जब हम पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं, जब हम बुद्धिजीवी मानते हैं, तो इस पर हम चर्चा क्यों नहीं करते कि क्यों उनको भाजपा से टिकट मिला? अच्छा। क्या भाजपा वंश विहीन हो चुकी थी पाटलिपुत्रा लोकसभा में? क्या पाटलिपुत्रा लोकसभा में एक भी उत्तराधिकारी भाजपा को नहीं नजर आ रहा था कि इस प्रकार के अपराधी मानसिकता रखने वाले को आरजेडी से हटा करके और भाजपा में इनको टिकट देने का काम किया? अच्छा, एक बात आप बताइए कि जैसे आप बोले रामकृपाल के विरोध में हैं क्योंकि भूमिहार समाज, मैं रामकृपाल और मिशा जी, मैं दोनों व्यक्ति के विरोध में हूं। मैं ऐसा नहीं कि रामकृपाल यादव जी के विरोध में हूं, मैं मिशा भारती जी का भी विरोध करता हूं, क्योंकि मिशा भारती जी तो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। वो एक बार चुनाव मैदान में जाते हैं, फिर 4.5 साल बैठ जाते हैं, उनको पब्लिक से कोई रिलेशन से मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाई बड़े शख्सियत के वो बेटी हैं, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री, जिनके माताजी मुख्यमंत्री, जिनके भाई डिप्टी सीएम, इतने बड़े रसूखदार परिवार से वो रखते हैं, तो उनको तो ऐसी छोड़ करके ही थोड़े धूप में घूमेंगे। तो मैं तो दोनों का विरोध कर रहा हूं ना, मैं रामकृपाल जी का भी विरोध कर रहा हूं, क्योंकि उनका डीएनए जो है ना वो आरजेडी का ही है। अगर डीएनए मैच होता पॉलिटिकल इनका डीएनए कहीं से मैच करवाइए, तो इनका डीएनए मैच होकर के आरजेडी ही निकलता। जो आज भाजपाई लोग कांधे पर इनको ढो रहे हैं कि रामकृपाल जी, इनको पता चल जाता कि रामकृपाल जी का जो डीएनए है ना वो आरजेडी का ही है, बोतल वही है, खाली लेबल बदल गया है। आपके कहने का मतलब है कि रामकृपाल यादव जी लगातार भूमिहारों को नीचे गिराते जा रहे हैं और गिराने का ये रहे नहीं है, गिरा चुके हैं, रहे आगे थोड़े कर रहे हैं, गिरा चुके हैं। वोट के राजनीति के कारण जो है ये कर रहे हैं। और भूमिहार पता नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जब हम अति बुद्धिजीवी जात हैं, हम समझदार हैं, तो एक जब हम कोई चीज मार्केट में लेने जाते हैं तो उसका मैन्युफैक्चर डेट, उसका एक्सपायरी डेट, उसका एमआरपी, कम से कम 3 चीज तो हम जरूर देखते ना है कि बना कब है, एक्सपायरी कब होने वाला है, उसका एमआरपी क्या है। तो जब रामकृपाल जी को हम वोट करते हैं तो उनका भी मैन्युफैक्चर डेट तो पढ़िए, उनका मैन्युफैक्चर डेट आरजेडी, आज 65 साल की उम्र हो गए हैं, एक्सपायरी तो हो गए हैं ना। अरे 4 साल में अग्निवीर काम करने लायक नहीं है और 65 साल के नेता कह रहे हैं कि हमको फिर पाटलिपुत्रा से मौका दीजिए। तो यह कहीं न कहीं यह चीज जो है युवाओं को समझना पड़ेगा। जब तक युवा, मतलब है कि अग्निवीर जैसे जो युवा है उनको अग्निवीर में लेके आया जा रहा है, 4 साल उनको नौकरी दिया जा रहा है, उसके बाद उनको रिटायरमेंट मिल जा रहा है। तो कोई भी नेता 60 साल के बाद, सरकार भी कहती है कि आपको रिटायरमेंट की जरूरत है, आप घर पे आराम करिए, तब ये कहना चाहते हैं कि आप घर पे बैठिए। आप जो है नवयुवक कब आएगा राजनीति में? नवयुवक ही नवयुवक का दर्द समझता है। हम वो दर्द समझ रहे हैं कि आज युवाओं को क्या दर्द है। आज युवा जो ट्रेन भर करके दूसरे स्टेट में जाते हैं, जहां पर उनको बिहारी शब्द कह करके अछूत, अगर आप यूपी और बिहार को छोड़ दीजिए और कहीं दूसरे स्टेट में चल जाइए, तो आए दिन आप तो न्यूज में है, आए दिन वहां पर सूचना मिलेगा कि कहीं उसको पीट दिया गया बिहारी के नाम पर। कोई महाराष्ट्र से कहता है कि बिहारी की नो एंट्री, कोई गुजरात में बोलेगा कि बिहारी को यहाँ पर इस तरीके से तंग करके। तो ये जो राज्य है, इसको बेरोजगारी की फैक्ट्री किसने बनवाया?
महाजंगल राज तो समाप्त हो गया। आज आप जो हैं लगातार करीब 15 साल से राज कर रहे हैं, फिर भी आपने कितने रोजगार का माध्यम यहाँ पर पैदा किया। यह तो हम तो यही नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच जाएंगे और हर क्षेत्र के जो सांसद हैं, वैसे ही हमारे क्षेत्र के सांसद रामकृपाल जी हैं, तो हम उन पर न क्वेश्चन करें तो अमिषा जी पर क्वेश्चन करें। फंड रामकृपाल जी को मिला तो अमिषा जी से पूछें। यह क्वेश्चन तो रामकृपाल जी पर बनता है ना। आप मीसा जी को भी तो सपोर्ट कर सकते थे जब आपकी राजनीति। हम क्यों सपोर्ट करें? फिर हम जंगल राज को सपोर्ट कर दें? हमने अपना विकल्प दिया है, हमने अपना विकल्प दिया है लोगों को कि आपको राष्ट्रीय जनजन पार्टी के रूप में एक विकल्प दिया जा रहा है। और विश्वास करिए, यह पार्टी अगर सत्ता में आती है तो खास करके नवयुवकों का, खास करके किसानों का, खास करके नौजवानों का, खास करके छात्र हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम लोग भरपूर प्रयत्न करेंगे कि हम लोग उनको दूर करें। आपकी पार्टी भी तो कह रही है कि हम लोग कहते हैं कि वो सिर्फ सवर्णों की पार्टी है। तो उसे तो सब पार्टी अपने आप को कहती है। आज छाती ठोक करके आपको चिराग जी कहते हैं कि ये पासवानों की पार्टी है, आपको छाती ठोक कर करके जीतनराम मांझी जी कहते हैं कि हम मुसहरों की पार्टी है, आपको जो आज के सीएम बिहार के हैं कुर्मी चेतना मन से, जब चुनाव मैदान से पहले कुर्मी चेतना मन से हर जगह ये करते हैं। आपके जो भाजपा में बैठे हुए हैं सुशील कुमार मोदी जी, प्रेम कुमार जी, जहां पर भी अगर चंद्रवंशी समाज का रैली होता है वहां पर खूब जाकर के कहते हैं कि यह समाज का जो है सबसे अधिक हितैषी भाजपा है। तो कहां कोई नहीं कह रहा है कि नहीं पार्टी है। हम लोग हैं भूमिहार लोग, इसको चूंकि हम सपोर्ट लोग करते हैं भूमिहार समाज के खास करके, तो लोग कहते हैं कि भूमिहारों की पार्टी है। तो जब जब भूमिहार अगर सत्ता में आया है तो किसी को नुकसान नहीं हुआ है। जब जब भूमिहार सत्ता में आया तो किसी को नुकसान नहीं हुआ है। यह तो इतिहास बताता है। जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री बाबू हुआ करते थे, उस समय बिहार की गिनती अग्रणी राज्यों में होती थी। उस समय यहाँ पर कल कारखाने लगे, उस समय यहाँ पर बाहर स्टेट से लोग आते थे और यहाँ पर काम करते थे। आज भाई क्या बात हो गई कि श्री बाबू के हटते ही आप कटोरा लेकर के केंद्र में जाकर के बजा करके मांगते हैं भी कि हमारा राज्य जो है गरीब राज्य है। भाई कैसा गरीब राज्य है कि मुख्यमंत्री जी हैं जो है मरनी का भोज हेलीकॉप्टर से करते चलते हैं। कैसा गरीब राज्य है जो सैकड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपया सिर्फ जाति जनगणना में समाप्त कर जाती है, खत्म हो किया जाता है, और जातीय जनगणना का भी गलत रिपोर्ट इस राज्य में प्रस्तुत किया जाता है। है क्योंकि यह जो पार्टी है ना, इस जाति के साथ हमेशा विश्वासघात करने का काम किया है। हमेशा जंगल राज्य में नरसंहार हुए और भाजपा राज्य में, एनडीए राज्य में चुन चुन कर करके जो भूमिहार के दिग्गज लोग थे उनको मार दिया गया, हत्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया पुलिस संरक्षण में। तो यह भाजपा जो है कभी भी इस जाति के हितैषी की पार्टी नहीं हो सकती है। अभी हाल ही में जो यहाँ पर आरक्षण का सीमा बिहार में बढ़ा, तो नीतीश कुमार जी इसी के लिए ना जाति सर्वे कराए, जाति गणना कराएं कि किसकी कितनी भाई उसमें हिस्सेदारी है, कितनी कौन जाति कितने संख्या में है, क्या गरीब है। तो सबसे ज्यादा गरीब तो भूमिहार निकला। सरकारी रिकॉर्ड बिहार के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब भूमिहार को मिला। भूमिहार हाँ सबसे ज्यादा। हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं, जमीन क्या है नहीं है उस पर भी। यह फेक डाटा है, यह फेक डाटा है कि अब सबसे ज्यादा जमीन हमारे पास है, सबसे ज्यादा जमीन हमारे पास है। तो भाई गरीब कैसे हो गए? तो जब आरक्षण का सीमा बिहार में बढ़ रहा था तो काहे ना 2% आरक्षण उस गरीब को दिए, काहे ना आरक्षण उस गरीब को दिए कि जो भी गरीब है हम उसको आरक्षण देते हैं, 2% आप भी ले लीजिए। तो ये मानसिकता दिखलाता है। और उसी विधानसभा में भाजपा के भी थे, तो काहे नहीं विरोध करने गए कि यह जो समाज है यह गरीबी के श्रेणी में सबसे ज्यादा आ रहा है, तो इसको भी 2% बढ़ा दीजिए।
पिछली बार ये डाक बंगला के ऊपर के पास में आप लोग जो वहां पे 10% आरक्षण चाहिए उसके लिए, उस टाइम भी आपके ऊपर बहुत कुछ आरोप लगा था, आपके ऊपर बहुत सारी चीजें की गई थी। हमको तो प्रशासन मार के फेंक दिया था, हमको पुलिस प्रशासन इतना मारा था, जिसके पास अगर वो क्लिप है वो देख ले, हमको तो पुलिस इतना मारा था कि हमको तो 3 दिन बाद हम फिजिकली रूप से हमको होश आया था। ये तो सुशासन की सरकार कहते हैं कि हमारी सरकार सुशासन की सरकार। यही सुशासन की सरकार विडंबना में सोचने के लिए मजबूर करता है कि कौन सी सुशासन की सरकार है। आप मांग नहीं रख सकते हैं, आप किसी भी, हम लोग तो आंदोलन कर रहे थे, ये हमारा संवैधानिक तरीका है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान से दिया गया है कि अगर बात को अगर हमारा कोई नहीं सुन रहा है तो हम अहिंसात्मक तौर पर आंदोलन कर सकते हैं। वही आंदोलन कर रहे थे, हम थोड़े पिस्टल, बंदूक और तलवार के साथ वहां पर मैदान में गए थे। हम लोग तो निहत्थे आंदोलन कर रहे थे, निहत्थे पर उन्होंने लाठी चार्ज किया और इतना मारा कि विजुअल क्लिप सारा गवाह है। तो अगर आप पाटलिपुत्रा से जीत जाते हैं तो पाटलिपुत्रा के लिए, जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? अगर हम पाटलिपुत्रा से अगर हमें जनता चुनाव जिताने का काम करते तो सबसे पहले वहां पर हमारा पहला काम होगा ट्रामा सेंटर को चालू करना। क्योंकि पाटलिपुत्रा के मिड पॉइंट में है, बहुत सारे पाटलिपुत्रा के ही जनता का नहीं, वहां पर और आपको जहानाबाद के और बहुत, चूंकि वो एनएच से जुड़ा हुआ है, दूर दूर से लोग एक्सीडेंटल आते हैं तो वहां पर उनका इलाज होगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य, दूसरा चीज जो है किसान की व्यवस्था, नहर में समय से पानी नहीं आता है, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना तो हमारे लेवल की बात नहीं होगी एज अ सांसद, लेकिन अगर उस बात को हम संसद में मजबूती से उठाते हैं, अगर चूंकि जो भी सांसद रहता है तो उसके पीछे 2-2.5 लाख वोट रहते हैं, अगर आप उसमें से आधा भी हटा दीजिए और 1 लाख वोटरों को लेकर के अगर मैदान में कूद जाइए किसानों को लेकर के, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती, अगर नहर में पानी नहीं आ रहा है और किसानी व्यवस्था चौपट हो रहा है तो एक जाति का थोड़े चौपट हो रहा है, सारे लोगों का चौपट हो रहा है व्यवस्था। तो अगर 1 लाख जनता को भी लेकर के अगर हम कहीं कूच करते हैं तो उसकी बात को सरकार सुनेगी, उस बात को रखा जाएगा। और किसान आंदोलन ने तो साबित कर दिया है कि अगर आप हमारी बात नहीं करिएगा तो हम आंदोलन करके अपनी बात को स्वीकार करवाएंगे। तो किसान की होगी। तीसरा हमारा जो होगा प्रोजेक्ट वहां का कि चाहे किसी भी जाति का गरीब छात्र क्यों ना हो, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, उसके लिए मजबूत शिक्षण व्यवस्था माध्यम से लेकर के हम आएंगे। जो आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र हैं उनको कंपटीशन में जाना है, उनको किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करना है तो सांसद निधि फंड से एक वहां पर व्यवस्था किया जाएगा और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को बिना पैसे खर्च किए हुए उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। चौथा हमारा कार्य रहेगा, जो नवयुवक खेल में रुचि रखते हैं तो सबसे पहले हम वहां जगह कहाँ का अवेलेबल है, अगर हमको मौका मिलता है तो वहां पर सांसद निधि से स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे, जहां पर नवयुवक खेल सके, अपने प्रतिभा का विस्तार कर सके, उनको मौका मिले और वहां से वो चुन करके अन्य राज्यों में जाएं, अन्य देशों में जाएं और वहां से अगर मेडल लेकर के आते हैं तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी कि हमारे सहयोग से आज हमारे लोकसभा के क्षेत्र के मेडल लेके आया है। इससे गर्व की बात एक सांसद के लिए नहीं होगी। और ये सब तो कहीं जाति में बंधा हुआ नहीं है, न किसानी जाति में है, न स्वास्थ्य जाति में है, न खेल जाति में है। तो लोग जातिवाद का ठप्पा मोहर हम पर जरूर लगा दिए हैं, लेकिन हम लोग जातिवाद से ऊपर उठ कर करके काम करेंगे। और जब तक मौका नहीं दीजिएगा तब तक कैसे विश्वास करिएगा? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और 10 साल से लोग हमको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम तो इस्तेमाल हो चुके हैं। हमारा सोशल साइट कोई देख ले, दिलाने की बात है, एकदम विश्वास दिलाने के हम जन जन के बीच जाएंगे और अपनी बातों आपने को 4 चीज गिनवाया, ट्रॉमा सेंटर, किसान, छात्र, स्टेडियम। महिलाओं के लिए क्या करेंगे? ये चारों चीज से लाभान्वित तो महिलाएं भी न हैं क्या? जो रोग है वो पुरुषों को आता है क्या? खेल महिला नहीं खेलती हैं? आज देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बिहार में अग्रणी में 1 to 10 में निकालिएगा तो आपको आधा से ऊपर महिला नजर आती हैं।
तो चारों चीज में तो महिलाएं भी हैं, उसमें थोड़े है कि कोई पुरुष से ही है, इसमें तो महिला पुरुष जो करना चाहे कर सकता है। नहीं, बहुत सारे राज्यों में जैसे महिलाओं के लिए एक अलग से विंग तैयार किया जाता है जहां सिलाई का काम हो, फैक्ट्री में काम हो, सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। तो क्या पाटलिपुत्रा में आएगा वो चीज? बिल्कुल, अगर हम आते हैं जीत करके तो उस पर भी देखेंगे कि किस तरीके से महिलाओं का, चूंकि एक सांसद बनने के बाद आपको और आगे बहुत सारा चीज आपको दिखलाई देगा, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, तो उसमें अगर वैसा रहता है तो जरूर हम चाहेंगे कि हर विधानसभा वाइज एक वैसा सेंटर हो, ट्रेनिंग सेंटर महिलाओं के लिए, जो महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, चाहे सिलाई का हो, चाहे कढ़ाई का काम हो, या अन्य प्रकार के जो डेवलपमेंट का काम हो, अगर होता है तो हम हर विधानसभा वाइज एक हम सेंटर वैसा देने का काम करेंगे एक सांसद के रूप में, जो अभी तक नहीं हो पाया है।